प्यारे विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं, आज हम हिंदी अनिवार्य के पेपर के खंड 2 में भाषा, व्याकरण एवं लिपि, इस व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। इस खंड को हम अलग अलग भागों में पूरा करेंगे। तो ये पहला भाग है, भाग 1। सबसे पहले हम देखें भाषा। तो प्यारे बालकों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने अपनी मनोभावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि माध्यम का उपयोग किया। उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के बारे में हम समझें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और समझता है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा की विशेषताएं। भाषा विचार विनिमय का साधन है। पहली विशेषता, भाषा से हम अपने विचार दूसरे के पास भेजते हैं, दूसरा तीसरे के पास। इस तरह से भाषा के माध्यम से ही हम विचारों का विनिमय करते हैं। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है। जब हम किसी भी भाषा को सीखना शुरू करते हैं तो वह हमें कठिन प्रतीत होती है, पर धीरे धीरे जब हम उस भाषा को सीखते चले जाते हैं तो वह हमारे लिए सरल हो जाती है। तो भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। तीसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। कोई भी बालक बालिका जन्म से भाषा को सीख कर नहीं आता। उसे उस भाषा के ज्ञान को अर्जित करना होता है। वो चाहे एक भाषा का ज्ञान हो, कोई 2 भाषा का ज्ञान अर्जित करता है, कोई 3 भाषा का, कोई बहुभाषी ज्ञान अर्जित कर लेता है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति माना गया। भाषा के भेद हम देखें तो भेद 2 प्रकार के माने गए। एक मौखिक भाषा हुई, दूसरी लिखित भाषा हुई। हम यहाँ समझें कि दोनों में अंतर क्या है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो हम यहाँ समझ सकते हैं पहला अंतर, भाषा मौखिक भाषा उच्चारण का विषय है। इसे हम सिर्फ बोल सकते हैं, जबकि लिखित भाषा लेखन का विषय है। इसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। दूसरा अंतर, मौखिक भाषा अस्थायी है। जैसे किसी ने अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन आज हमने सुना रेडियो पर या कहीं पर किसी की बात को सुना तो उसे हम दूसरे दिन नहीं सुन सकते।
तो अस्थायी मानी गई। हाँ, आज के समय में हम रिकॉर्डिंग के द्वारा सुन भी सकते हैं उस बात को। तो यहाँ मौखिक भाषा अस्थायी मानी गई, लिखित भाषा स्थायी मानी गई है। क्योंकि जो पुस्तकें, जो ग्रंथ, जो साहित्य लिखा जा चुका है उसे हम आज भी अध्ययन कर सकते हैं। आज के कई वर्षों बाद भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे प्राचीन पुस्तकें, इतिहास वगैरह हम आज भी पढ़ लेते हैं, तो ये स्थायी मानी गई है, इसका गुण स्थायी है। फिर हम देखें, मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। जितने व्यक्तियों के बीच में हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो वहाँ तक ही सीमित होता है। लिखित भाषा में जो भी साहित्य, जो भी लेखन कार्य किया गया है उसे व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है, तो इसका क्षेत्र व्यापक क्षेत्र माना गया है। अन्य भेदों में मौखिक और लिखित दो मुख्य भेद माने गए। इनके अलावा अन्य भेदों में हम मातृभाषा, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माता या परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, जिस भाषा को देश के सरकारी कार्य के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी में भी सरकारी कार्य होता है, इसलिए अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा मानी गई। आप देखें कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, माना गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा, जिसे मान्य किया गया हो, माना गया हो, वह मानक भाषा कहलाती है। मानक हिंदी का ही मानक रूप है, जिसे शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ हम ध्यान दें कि हिंदी भाषा को संपूर्ण देश में पहचाना जाता है, बोला जाता है, इसलिए हम इसे मातृभाषा भी कहने लगे या राष्ट्रभाषा का नाम दे दिया हमने इसको। जबकि दक्षिण भारत के व्यक्ति इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते, मतभेद है हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में। तो हिंदी हमें ध्यान रखना है कि ये राजभाषा ही मानी गई है। सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी है। इसके बाद विभाषा, इसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसका थोड़ा विस्तृत होता है, पर उतना विस्तृत नहीं होता जितना भाषा का होता है। यह एक प्रांत में प्रचलित होती है, जैसे राजस्थानी है, तो ये भाषा का दर्जा इसे बाद में मिला, संघर्ष करना पड़ा और अभी भी संघर्ष चल रहा है। इसमें साहित्यिक रचनाएं मिल जाती, बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती। भाषा की इकाइयां मुख्य रूप से 5 प्रकार की मानी गई। ध्वनि, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसका और अधिक विभाजन या इसके टुकड़े नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को
शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहेंगे। फिर आता है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के विभक्ति युक्त शब्द को हम पद कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें पद कौन सा हुआ? राम ने, यही एक पद हो गया। रावण को, ये दूसरा पद हो गया। बाण से, ये तीसरा पद हो गया। मारा, ये चौथा पद। तो इस तरह से ये पद कहलाता है। और पांचवा है शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह जाता है, तो ये पूर्ण विचार हो गया तो वाक्य कहलाता है। अंत में आपसे निवेदन है कि ये जो कार्य है इनको आप नोटबुक पर लिखते चले। गृह कार्य की रजिस्टर जो आप बनाते हो उसमें भी आप लिख सकते हो, चेक करवा सकते हो। और नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ये हमारा भाग 1 भाषा व्याकरण एवं लिपिका पूर्ण होता है। भाग 2 हम अगले वीडियो में आपके पास आपके लिए लेकर आएंगे। मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, समय समय पर हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अध्ययन करते रहे। जय हिंद।